नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपके लिए ताजा तरीन बुलेटिन, खास खबरों के साथ, वो खबरें जो आपके काम की और आपके फायदे की भी हैं। सबसे पहले देखिए हेडलाइंस। बिना चेक किए मैसेज ना करे फॉरवर्ड। सूरजकुंड चिंतन शिविर में फेक न्यूज और साइबर क्राइम पर पीएम मोदी ने चेताया। पुलिस के लिए एक देश एक वर्दी की कही बात। शाह ने आईपीसी में बदलाव का रखा विचार। साइबर अटैक के हालात में भी नहीं रुकेगी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग। सेबी कर रहा है बीएसई और एनएसई के साथ मिलकर नए सिस्टम पर काम। सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच का ऐलान। नवंबर एक्सपायरी के पहले दिन बाजार में दायरे में कारोबार। ऑटो, एनर्जी, इंफ्रा शेयरों में खरीदारी। मेटल, फार्मा, आईटी शेयरों में आज रही बिकवाली। सेंसेक्स 200 तो निफ्टी 50 पॉइंट चढ़कर हुए बंद। जजों की नियुक्ति पर फिर से कोलेजियम और एनजेसी का विवाद। कानून मंत्री रिजिजू ने फिर एनजेसी पर दिया जोर। कहा संसद की भावना का हो सम्मान। टॉप अधिकारियों को हटाने के साथ एलन मस्क ने पूरा किया ट्विटर का टेक ओवर। सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ हुए बाहर। मस्क ने ट्वीट कर कहा चिड़िया अब आजाद। यूक्रेन पर परमाणु अटैक का नहीं है कोई इरादा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी सफाई। इधर स्वतंत्र विदेश नीति के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जो जागरूकता भी लेकर आ रही है। सूरजकुंड चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री मोदी ने आज फेक न्यूज, साइबर क्राइम, एक देश एक वर्दी जैसी बातों पर जोर दिया। उन्होंने सम्मेलन में आज आए राज्यों के गृह मंत्रियों से कहा कि उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे पूरे देश की पुलिस के लिए एक ही वर्दी हो सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि फेक न्यूज को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की कि वो बिना चेक किए कोई भी मैसेज सीधे फॉरवर्ड ना करें। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म। हां, उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और उस विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे, 5 साल, 50 साल, 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि एक गलत खबर अगर फैल जाए, फेक न्यूज फैल जाए तो कितना नुकसान कर सकती है। इसलिए हम सबको फेक न्यूज से आगाह रहना चाहिए। और ये बात क्योंकि हो रही है पूरी साइबर क्राइम की या साइबर उसकी, तो आइए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अब साइबर अटैक के दौरान भी स्टॉक एक्सचेंज के काम नहीं रुकेंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी, एनएसई और बीएसई के साथ मिलकर एक सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसमें साइबर हमले के खतरे से निपटा जा सकेगा। ये जानकारी आज सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने दी। वह IIM बेंगलोर के कार्यक्रम में बोल रही थी। सेबी चेयरपर्सन ने बताया कि नए सिस्टम में एक एक्सचेंज पर मौजूद क्लाइंट का डेटा, ट्रेड डेटा, दूसरे एक्सचेंज के सर्वर पर भी स्टोर किया जाएगा। इससे साइबर अटैक की स्थिति में भी मार्केट के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस सिस्टम के मार्च तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। We've actually gotten our 2 biggest exchanges to have in place a mechanism, and this is work in progress now. I think we'll go live by about March of next year, where you're now mitigating against software risk. So all the data of every client's position and collateral which is there on exchange A
is online going and sitting in a storage box next to Exchange B's system in their data center. If Exchange A goes down, and if SEBI determines that this is on account of software attack, meaning a cybersecurity attack, and it's not going to be possible for their DR site to come up in time, SEBI will press the button for that data to be uploaded into Exchange B's system, their software. Okay? And now every participant in the market can operate on Exchange B as though he was operating on Exchange A. This has never been done anywhere in the world, and we will be the first to do this. अब बात कर लेते हैं मार्केट की। नवंबर एक्सपायरी के पहले दिन बाजार में आज दायरे में कारोबार रहा। आज सेंसेक्स 203 पॉइंट चढ़कर 59,960 पर, तो निफ्टी 50 पॉइंट चढ़कर 17,787 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। सबसे ज्यादा खरीदारी आज ऑटो, एनर्जी और इंफ्रा शेयरों में दिखी। वहीं मेटल, फार्मा, IT शेयरों में बिकवाली का दबाव था। तो सबसे ज्यादा दबाव आज बैंकिंग और रियल्टी शेयरों पर रहा। न्यू एज कंपनियों का वैल्यूएशन महंगा होने की उम्मीद है, ये कहना है कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा का। गुरमीत चड्ढा के मुताबिक न्यू एज कंपनियों में शामिल नायका का कारोबार थोड़ा ठीक रहने की उम्मीद है। नायका मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी एक थोड़ा सा यूनिक प्ले है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे। उनका यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छा है। अगर आप सही तरीके से देखें तो पहला ओमनी चैनल है जो ऑनलाइन से ऑफलाइन को ठीक से इंटीग्रेट कर रहा है, नए मैट्रिक्स ऐड कर रहा है। उन्होंने अभी एक कंसेप्ट शुरू किया था नायका एवरीडे, जिसको थोड़ा सा ट्रैक्शन मिला है। तो ये मे बी थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, पर इसमें स्टैगर्ड बाइंग न्यू एज बिजनेस में इसमें से ये बिजनेस है जो मुझे थोड़ा ठीक लगता है। बाकी जगह पे मैं अभी थोड़ा सा दूर रहूंगा, क्योंकि जहां इस बाजार में अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है और थोड़ा भी तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। हाल में लिस्ट हुई न्यू एज कंपनियों के शेयरों में आज तेज गिरावट देखने को मिली थी। इसकी क्या वजह रही है, बताने के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता हजदा सावंत। तो हजदा, अभी ही बात हो रही थी और गुरमीत साहब की भी हमने यहाँ पर बात सुनी कि क्या वो सोचते न्यू एज कंपनियों के लिए आज भी गिरावट का आलम रहा, हो क्या रहा है यहाँ पर? अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की जो पोजीशंस देखने को मिली है वो वाकई में निराशाजनक है, लेकिन प्रेशर अब ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जो लॉक इन पीरियड होता है वो करीब आ रहा है। लॉक इन पीरियड खास तौर से उन निवेशकों के लिए होता है जो दरअसल प्री IPO में कंपनी के साथ जुड़ते हैं और उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनते हैं। तो नवंबर 10 ऑनवर्ड्स दरअसल कई ऐसी कंपनियां हैं जो हाल ही में लिस्ट हुई हैं और खास तौर से इसमें वो न्यू एज कंपनियां हैं जहां पर लॉक इन पीरियड दरअसल खुलता हुआ दिखाई देगा और वही दरअसल सेंटिमेंट को एक बार फिर बिगाड़ रहा है इन कंपनियों के लिए। लिस्ट इनफैक्ट लंबी है। अब ध्यान रखिएगा, इन सभी कंपनियों में कुल मिलाकर करीब करीब 160 करोड़ के शेयर्स बिकने में आते हुए दिखाई देंगे। यहां पर ऐसी भी कंपनियां हैं जिसमें पेटीएम, नायका, PB फिनटेक और साथ ही साथ डिलीवरी जैसे नाम शामिल है। PB फिनटेक 15 नवंबर को इसका लॉक इन पीरियड खुलेगा, 10 नवंबर को नायका का लॉक इन पीरियड खुलेगा और साथ में आप ये जो डेटा देख रहे हैं वो इशू प्राइस से स्टॉक इस समय किस तरह से बर्ताव कर रहा है उसकी एक झलक है। डिलीवरी में करीब 27% तक की गिरावट इशू प्राइस की तुलना में देखने को मिली है। 24 नवंबर को इसका लॉक इन खुलता हुआ दिखाई देगा और ऑफकोर्स हमने देखा है पेटीएम में भी जो लॉक इन खुलेगा वो लगभग 18 नवंबर की तारीख फिक्स्ड है, लेकिन ये स्टॉक अपनी इशू प्राइस जो 2150 रुपए के आसपास थी उसकी तुलना में इस समय पेटीएम 70% के डिस्काउंट या फिर नुकसान में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कितने स्टॉक्स दरअसल मार्केट में आएंगे? 160 करोड़ के शेयर दरअसल बाजार में बिकने में आएंगे। इन 4 कंपनियों की हम बात कर रहे हैं इस समय। साथ ही साथ वो कौन से निवेशक हैं जो दरअसल एग्जिट ले सकते हैं या फिर बेच सकते हैं अपना हिस्सा? तो इसमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और साथ ही साथ प्री IPO के आसपास जो निवेशक अतिरिक्त जुड़े थे वो दरअसल अपना हिस्सा बेचने के लिए आ सकते हैं, उनके लिए लॉक इन पीरियड खुल रहा है। तो कुल मिलाकर 87,000 करोड़ के शेयर बाजार में बिकने के लिए आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन 3-4 कंपनियों ने मिलकर करीब करीब 34,000 करोड़ का कुल इशू साइज सामने बाजार में लाया था, तो उतनी रकम इन्होंने जुटाई थी, लेकिन 87,000 करोड़ के शेयर्स यहां पर अब बिकते हुए दिखाई देंगे। खास बात यह है कि इन कंपनियों के लिए कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर जो एग्जिट होगा या लॉक इन पीरियड होगा थोड़ा सा शेयर होल्डिंग कम है। स्पेशली नायका के केस में 34% ऑफ शेयर होल्डर्स
अपना हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 3 कंपनियां जिस पर ज्यादा संदेह है या फिर जिस पर ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है उसमें पेटीएम है, आपका पीबी फिनटेक है और डिलीवरी है। इसमें लगभग 80 से 85% शेयर होल्डर्स अपनी लॉक इन पीरियड से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, तो उनकी तरफ से प्रेशर आ सकता है। और सबसे बड़ी चीज इन तीनों कंपनियों में एक जो कॉमन फैक्टर है कि सॉफ्ट बैंक 10% तक का हिस्सा उन 3 कंपनियों में होल्ड करती है। तो ऐसे में सवाल यही है कि सॉफ्ट बैंक पर जिस तरह का दबाव बन रहा है, क्या वो इस लॉक इन का फायदा उठाकर एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे? यही एक ओवरहैंग है जो इस समय इन स्टॉक्स पर भारी पड़ रहा है। आपको याद होगा जुलाई में जोमैटो का लॉक इन खुला था और वो स्टॉक दरअसल लॉक इन खुलने से पहले करीब 41% वैसे भी करेक्ट हो गया था। और अब ये करेक्शन इन कंपनियों में शुरू हो चुका है, जहां पर लॉक इन दरअसल 10 नवंबर ऑनवर्ड्स अलग अलग डेट्स पर खुलता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया हर्षिता। मेदांता हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ 3 नवंबर को खुलकर 7 नवंबर को बंद होगा। कंपनी की योजना इशू से 2205 करोड़ रुपए जुटाने की है। क्या करेगी कंपनी इस रकम का और क्या है कंपनी के आने वाले वक्त के लिए योजना? इस पर हमारे सहयोगी यतिन मोहता ने आज बात की कंपनी के सीएमडी नरेश त्रेहान से। तो कोई प्लान्स या इनऑर्गेनिकली या कोई एक्विजिशन करें या कोई हॉस्पिटल बनाए वेस्ट या है हमारी जो हम बिल्कुल साफ काम करते हैं से आपके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, अगर आप नंबर्स कुछ हमसे शेयर करें। जी देखिए, आज के FY25 तक 3500 हो जाएगी, तो हम कम से कम 1000 बेड और जोड़ेंगे। अब ये बेड आएंगे, कुछ बेड 100 बेड तो हमारे पोस्ट प्रोसीड्स डेट है वो करीब 0 के आसपास हो जाएगा और उससे हमारे पास फिर सफिशिएंट। तो एक आता है कि महंगा हॉस्पिटल है, प्रीमियम हॉस्पिटल है कि ये महंगा हो सकता है और यह महंगा है, पर ये सच नहीं है। हमारे अगर जो आप उस एनवायरनमेंट में और हॉस्पिटल से कंपेयर करोगे तो हमारे जो हैं रेट्स उनसे कम ही हैं। हम ये जान के किया गया एज अ पॉलिसी कि क्योंकि चाहे नंबर। हमारे साथ हैं ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड यानी कि मेदांता के फाउंडर डॉक्टर नरेश त्रेहान और हमारे साथ पंकज भी हैं जो कंपनी के सीईओ हैं। त्रेहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी से आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। नॉर्थ का कंसंट्रेशन आपका ज्यादा है, आप बिहार, यूपी, नोएडा, एनसीआर रीजन में हैं, तो कोई प्लान्स या इनऑर्गेनिकली या कोई एक्विजिशन करें या कोई हॉस्पिटल बनाए वेस्ट या ईस्ट मार्केट्स के लिए या साउथ मार्केट्स के लिए जहां आपका प्रेजेंस बहुत कम है? तो हमारे प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि वो क्वालिटी है जो मेदांता रिप्रेजेंट करता है, वही जो इंटेग्रिटी है हमारी, जो हम बिल्कुल साफ काम करते हैं, वही वहां पे ले जाना। ये हमारे गाइडिंग और हाईएस्ट एंड ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए। सही, तो हमें कोई ये वो नहीं है कि यहां नहीं जाना है या वहां नहीं जाना। हमें वहां जाना है जहां पे नीड है और सर्विसेज क्रिएट की जा सकती हैं या अवेलेबल है जिनको इंप्रूव किया जा सकता है या कोई पार्टनरशिप करी जा सकती है। तो ये सब मॉडल्स को देखा जा रहा है। नरेश, आपसे थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स पे सवाल पूछूंगा। जहां तक कि कंपनी के फाइनेंशियल्स का सवाल है, मार्जिन की ट्रेजेक्टरी थोड़ी बेटर हो रही है कोविड के बाद। आगे चलते हुए क्योंकि आपके हॉस्पिटल्स मैच्योर हो रहे हैं, काफ़ी सारे नए हॉस्पिटल जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ब्रेक इवन जल्दी हो गए हैं, तो वहाँ किस हिसाब से आप केपेक्स या बेड एडिशन करेंगे, किस हिसाब से आपके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, अगर आप नंबर्स कुछ हमसे शेयर करें। जी देखिए, आज की डेट में जून 30, 2022 देखा जाए तो आज की डेट में हमारे पास कम से 2500 बेड के आसपास की जो टोटल कैपेसिटी है हमारे सारे 5 जो ऑपरेटिंग हॉस्पिटल्स हैं, वो आज से लेके FY25 तक 3500 हो जाएगी, तो हम कम से कम 1000 बेड और जोड़ेंगे। अब ये बेड आएंगे, कुछ बेड 100 बेड तो हमारे गुड़गांव फैसिलिटी में भी आ सकते हैं, वहाँ पे हम थोड़ी एक्सपेंशन कर रहे हैं उसी सिविल स्ट्रक्चर के अंदर। हम लखनऊ में आज की डेट में लखनऊ 500 बेड के आसपास है, लेकिन वो बन सकता है 900 या 1000 बेड, तो कम से कम लखनऊ की कैपेसिटी टोटल डबल हो सकती है। पटना जो हॉस्पिटल हमने जनवरी में ही खोला था इस साल, उसकी जो आज की डेट की कैपेसिटी है वो 330 है, वो बनेगी 650 तक। और इससे आगे जाके जब हम नोएडा बनाएंगे जो FY25 में खुलने जा रहा है, वो 550 बेड का हॉस्पिटल की कैपेसिटी है। तो हमारी काफ़ी सारी बेड एडिशन जो कैपेसिटी बढ़ने वाली है अगले कुछ सालों में, वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे उसके हॉस्पिटल की डिमांड होती जाएगी और जैसे ही उनकी जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते जाएगी।
तो ये मेदांता का आईपीओ, जो कि प्लान्स आपने सुने, क्या करेंगे उस पैसे का जो जुटाएंगे और किस तरह से अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे। तो ये आईपीओ जल्द ही बाजार में होगा। इधर कई नाटकीय उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद ही लिया है। ट्विटर के पूर्ण अधिग्रहण के बाद मस्क ने एक छोटा सा ट्वीट किया और लिखा कि द बर्ड इज फ्रीड, यानी चिड़िया अब आजाद है। लेकिन मस्क ने ट्विटर की चिड़िया के साथ साथ कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सीगल और लीगल हेड विजया गड्डे को भी कंपनी से आजाद कर दिया। अब मस्क ट्विटर को अपने अंदाज में चलाएंगे। उन्होंने अपना ट्विटर स्टेटस पर जो बायो है उसे बदल कर लिख दिया है चीफ ट्वीट। मस्क पहले भी कई बार अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं कि वो ट्विटर को एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां सब कुछ किया जा सके। इसके अलावा फ्री स्पीच के हिमायती मस्क अब शायद तमाम उन अकाउंट्स को जो कि बैन कर दिए गए थे किसी वजह से, फिर से एक्टिव भी कर सकते हैं। इधर जजों चैनल CNN 18 न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें लगता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ज्यादा बेहतर है। रिजिजू ने कहा कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो बेस्ट नहीं है और उन्हें लगता है कि NJSC बेहतर सिस्टम होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सभी पार्टियों ने मिलकर जिस सिस्टम को बनाया था, राष्ट्र और जनता की भी वही इच्छा है। See, when it comes to National Judicial Appointment Commission, it was an act passed by the Parliament unanimously. All parties came together and passed this particular act in both houses of the Parliament. So, when all parties join means it is a will, collective will of the nation. So, once a collective will of the nation has been brought together by all parties and passed through the Parliament, we were expecting that judiciary or the Supreme Court will respect the will of the people and will of the Parliament. We felt that NJSC was a better option. संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल कमेटी की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। 26/11 के मुजरिमों को सजा दिलाने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर घेरा। विदेश मंत्री ने कहा कि अभी भी मुंबई अटैक के मुजरिमों को पाकिस्तान में सजा नहीं दी गई है और वो खुले घूम रहे हैं। We will be observing the 14th anniversary of these ghastly attacks on Mumbai in November 2008. While one of the terrorists was captured alive, prosecuted and convicted by the highest court in India, the key conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. एक बार फिर लैब से कोविड के लीक होने की थ्योरी जोर पकड़ रही है। इस बार अमेरिकी सीनेट ने एक रिपोर्ट इस बारे में रिलीज की है। सीनेट के रिपब्लिकन मेंबर ने रिपोर्ट तैयार की है। इसमें दलील दी गई है कि रिसर्च के दौरान कुछ गड़बड़ी की वजह से वायरस लैब से लीक हुआ और फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी प्रबल आशंका है कि वुहान लैब में ही यह हादसा हुआ है। रिपोर्ट में लैब की सेफ्टी में गड़बड़ियों का भी जिक्र किया गया है। और अब टेलीकॉम जगत की हलचल पर एक नजर। प्रेजेंट टेलीकॉम अपडेट। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G सेवा के रोल आउट में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कंपनियों को टावर लगाने की स्पीड 4 गुना बढ़ाने के लिए कहा है। आखिर ये कैसे होगा, देखिए असीम मनचंदा की ये रिपोर्ट। टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म करने के बाद सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G सेवाओं का रोल आउट 4 गुना तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने राइट ऑफ वे इक्विपमेंट एक्सपोर्ट नियम आसान कर दिए हैं। इसके अलावा सारी मंजूरी ऑनलाइन हो गई है। अब सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है। छोटे टावर या स्ट्रीट फर्नीचर लगाने के लिए कंपनियों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होता है और सिर्फ 100 रुपए की फीस चुकानी होगी। सरकार का मानना है कि अभी हर हफ्ते कंपनियां 2500 टावर्स लगा रही हैं, लेकिन इसे 4 गुना तक बढ़ाना चाहिए और हफ्ते में 10,000 तक टावर लगने चाहिए। मोदी जी का क्लियर संकल्प है, हमें गरीब से गरीब घर में, हमें रिमोट से रिमोट गांव में उतनी ही डिजिटल सर्विसेज, उसी क्वालिटी की डिजिटल सर्विसेज पहुंचानी है जो कि बड़े शहरों में है।
डिजिटल इंक्लूजन मोदी जी का मिशन है। डिजिटल इंक्लूजन प्रधानमंत्री जी का क्लियर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है। जो भी चीज डिजिटल इंक्लूजन के लिए है, जो भी उसके रास्ते में बाधा है, उसको हम दूर करेंगे। कंपनियां नए स्पेक्ट्रम बैंड का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए सरकार ने नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2022 को हरी झंडी दे दी है। नए सरल संचार पोर्टल ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की मंजूरी मिलना आसान कर दिया है। कंपनियों को मंजूरी लेने में 1 साल का वक्त लगता था, लेकिन अब ये महज 2 महीने में हो जाता है। NFAB 2022 का एक दूरदर्शनीय बिंदु ये है कि वो एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी देगा, क्योंकि वो ITU की जो रेडियो रेगुलेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और उसको एज रेलेवेंट टू इंडिया है उसको अडॉप्ट किया गया है। तो इससे हमें एक सर्टेनिटी मिलेगी। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सुधारों ने टेलीकॉम सेक्टर को नई गति दी है। अब टेलीकॉम कंपनियां तेजी से नए टावर्स जोड़ती हैं तो ग्राहकों को कॉल ड्रॉप और स्लो स्पीड से छुटकारा मिल सकता है। असीम मनचंदा, दिल्ली। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको छठ महापर्व की छठा दिखाएंगे। आज से शुरू हो गया है महापर्व, तो क्या है तैयारियां और क्या है माहौल, सब कुछ इस ब्रेक के बाद। आस्था के महापर्व छठ का आज से प्रारंभ हो गया है। नहाय खाए से छठ की पूजा की शुरुआत की गई। वहीं सप्तमी तिथि के दिन यानी कि 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाएगा। छठ के दौरान महिलाएं लगभग 36 घंटे का व्रत रखती हैं और छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में छठ का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अपने परिवार के साथ छठ पर घर जाने की बहुत मारामारी भी है, लेकिन स्टेशन पर पैसेंजर्स को परेशानी ना हो इसके लिए दिल्ली में खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली से विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा पहुंची हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन ये जायजा लेने के लिए। छठ का मौका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से छठ के मौके पर लाखों गाड़ियां बिहार की ओर जाती हैं। अगर कोविड के पिछले 2 सालों को छोड़ दिया जाए तो इस जगह पर इस वक्त तक छठ के 1 से 2 दिन पहले तक मारामारी रहती थी, लेकिन आप देख सकते हैं इस बार का नज़ारा बिल्कुल अलग है। आखिर क्यों? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे की तरफ से खास इंतज़ाम किए गए हैं उन यात्रियों के लिए जो छठ के मौके पर बिहार और झारखंड की ओर जाना चाहते हैं, अपने गांव, अपने शहर इस मौके पर जाना चाहते हैं। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 से 8 अनरिजर्व टिकट काउंटर बनाए गए हैं, यानी यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं बिहार और झारखंड की तरफ जाने के लिए वो इधर आ सकते हैं, अनरिजर्व टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं और रेलवे जैसे ही यहाँ पर 1 से 1,500 यात्री टिकट कटाता है, एक स्पेशल गाड़ी चलाई जाती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। यही वजह है, ये बहुत बड़ा कदम है जो इस बार छठ के मौके पर रेलवे ने उठाया है और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको मारामारी नहीं दिखाई देगी, भीड़ भाड़ लोगों की नहीं दिखाई देगी। तो विशेष इंतजाम किए गए हैं ट्रेनों के छठ के मौके पर। अभी भी लोगों का जाना जारी है इस महापर्व के लिए। आपको भी इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत। लेकिन हाँ, आपको खबरों पे अपडेट चाहिए, कुछ नई खबर देखनी है, कुछ इंटरेस्टिंग देखना है तो बस एक क्लिक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और ढेर सारी खबरें और रोचक चीजें आपके लिए। नमस्कार।